आज मैं जिस महापुरुष के बारे में अपनी बात डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर रखना चाहता हूँ, उनका नाम स्वर्गीय जुगल किशोर सिद्धांत शास्त्री है। वो हमारे बाल सखा श्री वेद प्रकाश जी के पिता भी हैं और आज इनके संबंध में कुछ बात ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखने की फरमाइश भी हुई है। हमारे ग्रामीण हमारे भतीजे प्रवीण कुमार शाही ने कहा है कि जुगली बाबा, जो उनको लोग कहता है जुगली बाबा के बारे में बताया जाए कुछ। और हमारे मित्र शत्रुघ्न जी ने भी उनके बारे में कुछ बताने की बात कही है। जुगल किशोर सिद्धांत शास्त्री जी का जन्म 7/1/1912 को हुआ था और 1912 ईस्वी हम बिहार वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय बिहार बंगाल से अलग होके एक पृथक प्रांत बना था। इसलिए 1912 का वर्ष बिहारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बिहार उस समय दोहरी दास्ता का शिकार था। एक तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद का शिकार था, दूसरी बिहार बंगाल का निवेश था, क्योंकि बिहार एक अलग प्रशासनिक प्रांत के रूप में इसका एग्जिस्टेंस नहीं था। बंगाल से ही इसके शासन चलते थे और बंगालियों का तरह तरह का वर्चस्व बिहार पर था। सारी नौकरियां उनके हाथ में थी। हमारी भाषा पर भी बंगालियों का प्रभाव था और बंगाली जमींदार भी बिहार में काफ़ी थे। तो इस तरह से 1912 का समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जुगल बाबू के बारे में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति थे कि जिनसे हम लोग, क्योंकि हमारे मित्र के पिता भी थे, तो और काफ़ी लोगों से बातचीत करना पसंद भी करते थे, तो हम लोग काफ़ी खुल के उनसे बात भी करते थे। पहली बात कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, दूसरी बात कि वो समाज सुधारक थे, तीसरी बात कि वो आर्य समाजी भी थे, चौथी बात कि वो संस्कृत के बहुत बड़े पक्षधर और संस्कृत भक्त थे और बोलचाल की भाषा में वो तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे। खासकर रघुवीरी हिंदी का प्रयोग उन्होंने अपने बातचीत में काफ़ी किया, जिसके कारण वो शब्द हास परिहास के रूप में भी इस्तेमाल किए जाने लगे। कुछ शब्द मुझे आज भी याद है, जैसे बस को सर्वयान कहते थे, रेडियो को वितंतु कहते थे, घड़ी को समय वर्तिका कहते थे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो जिसका जो सामान्य रूप से जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, वैसे वृक्ष सकट यान कहते थे एक बैलगाड़ी को, वृक्ष सकट यान। ट्रेन को लौह पथगामिनी कहते थे, कहते ही नहीं थे, बोलचाल में उनका एक अभ्यास बन गया था कि ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करते थे। तो जिस समय हम लोग बाल्यावस्था में तो ये शब्द सुन के कौतूहल भी होता था और हम लोग बाद में इस पर काफ़ी चर्चा भी करते थे और इस तरह के कई शब्द हम लोगों को याद भी हो गए थे। वैसे जुगल बाबू का जन्म शाही मीनापुर गांव में ही हुआ। उनके पिता का नाम राम इच्छा शाही था और गांव के प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार, जिसको कि खेती बाड़ी और जमींदारी के रूप में एक अच्छी प्रॉपर्टी उनको पूर्वजों से प्राप्त थी। उनका ननिहाल रहीमपुर था, बेगूसराय जिला, अब तो वर्तमान में वो खगड़िया जिला है।
उस समय मुंगेर जिला में होता था। और खगड़िया के नज़दीक रहीमपुर एक बहुत संपन्न गांव है, जहाँ की स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी तीव्र था, क्योंकि वो तो मुंगेर जिला का हिस्सा था, गंगा के उस पार मुंगेर और इधर खगड़िया। तो श्री बाबू के कारण पूरा मुंगेर जिला वो स्वतंत्रता आंदोलन से सरचार्ज था। उस स्थिति में खगड़िया में जो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता जो योगेंद्र शर्मा जी थे, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सचिव भी थे और एमपी भी थे। बिहार के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो वैसे लोग रहीमपुर में काफ़ी थे। और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की जो लहर थी, उसमें जुगल बाबू कूद पड़े और गंडक पुल तोड़ने के अपराध में इन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी। वो भागलपुर कैंप जेल में भी ये रहे। और दूसरी खासियत इनकी ये थी कि ये पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे, क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्ति के लोग थे, व्यक्ति थे। तो देश जो उस समय जिसके संपादक राजेंद्र बाबू भी उस समय में थे, बाद में आचार्य बद्रीनाथ वर्मा थे। तो उस समय देश अखबार में भी उनके कई लेख स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे, लेख लिखा करते थे। तो ये सब जो अपराध था अंग्रेजों की दृष्टि में, उसके कारण ये स्वतंत्रता संग्राम में जेल भेज दिए गए। वैसे इनकी शिक्षा दीक्षा रहीमपुर में ही हुई थी, क्योंकि ननिहाल में बहुत दिनों तक रह गए थे। तो प्रारंभिक शिक्षा रहीमपुर में हुई थी और बाद में माध्यमिक शिक्षा के लिए पटना के मुखर्जी सेमिनरी स्कूल में उनका नामांकन कराया गया था, परंतु मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने नहीं दी और वहाँ से वो आज़ादी के आंदोलन में कूद गए। तो ये परीक्षा वो आगे की पढ़ाई इनकी बाधित हो गई। तो फिर ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और वहाँ से उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इस विद्या अध्ययन के क्रम में वो दो चीज़ों की ओर आकृष्ट हुए, एक महर्षि दयानंद की ओर और दूसरा गोलवलकर की तरफ, जहाँ वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर उनका झुकाव हुआ। तो आर्य समाजी होना उस समय, क्योंकि आर्य समाज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, जिसने राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि तैयार की, उसमें आर्य समाज का नाम भी लिया जाता है। और स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना की और हिंदू समाज में जो छुआछूत की प्रवृत्ति थी, उसको उन्होंने समाप्त करने के लिए पूरी कोशिश की। तो जुगल बाबू ऐसे व्यक्ति थे कि उसका प्रयोग उन्होंने अपने गांव में किया। और गांव में जो दलित लोग थे, उन लोगों के हाथ का पानी पीना, उनको अपने दरवाजे पर रखना, उनके हाथ का खाना खाना, ये सारा काम वो करते थे। तो उस समय का जो रूढ़िवादी समाज था, उस रूढ़िवादी समाज में इनको समाज से बहिष्कृत भी किया गया। समाज से बहिष्कृत करके इनको, और गांव के एक युवक थे सत्यदेव शाही जी, तो सत्यदेव शाही, और इनको ये सजा मिली कि आप गंगा स्नान कीजिए और उसके बाद तरह तरह का जो कर्मकांड था वो कीजिए, तभी आपको समाज में मिलाया जाएगा। तो जिस सामाजिक छुआछूत जो
आज के समय में या उस समय भी एक सामाजिक बुराई थी। उस बुराई को समाप्त करने के लिए इन्हें प्रताड़ित होना पड़ा वैसे समय में। और उस समय एक मुजफ्फरपुर के जिला के श्री नारायण ठाकुर, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, और कांग्रेस ने भी अपने रचनात्मक कार्यों में भी इस बात को शामिल किया था कि जो अछूतोद्धार है या छुआछूत समाज में फैला हुआ है, इसको का समापन किया जाए। तो दरभंगा में मांगन आश्रम से रामनंदन मिश्र भी ये काम किया करते थे। और श्री नारायण ठाकुर गांव में पहुंचे थे इसी अछूतोद्धार के कार्यक्रम में, तो उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और दिनों से कुछ समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ये डिगे नहीं, मतलब समाज की प्रताड़ना को उन्होंने स्वीकार किया और वो उसको करते रह गए। तो एक सामाजिक बुराई को दूर करने का इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और दूसरी भूमिका जो संस्कृत के प्रति जो इनका आकर्षण था, तो उन्होंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी और इस क्रम में शास्त्री की डिग्री की हासिल की थी। और उस समय जो पाणिनि का अष्टधाई जो व्याकरण है, उस व्याकरण को उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। और बाद के दिनों में भी हमको तो उनकी बुजुर्ग अवस्था का भी याद है कि जब वो अकेले रहते थे तो उस व्याकरण के सूत्रों को रचते थे, रटा करते थे, विभाजित करते थे। इसी तरह वेद की ऋचाओं का भी उन्होंने बहुत सारी ऋचाएं याद करके रखी थी। तो आज समाज के होने के कारण ये अछूतोद्धार में उन्होंने किया और आज समाज के प्रचार प्रसार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जो उसकी प्रचारक की सूची थे उसमें भी ये शामिल थे और वो जाया भी करते थे आर्य समाज के प्रचार में बाहर बाहर। इसलिए एक बहुत बड़े सामाजिक दायित्व को जो इन्होंने पूरा किया, जो आज के युग में छुआछूत जैसी तो आपको दंडनीय अपराध है, लेकिन वैसे समय में जब समाज इस तरह से जटिल था, उस समय भी इन्होंने इस तरह का काम करके क्रांतिकारी कदम उठाया। दूसरी बात, आरएसएस के संपर्क होने के कारण ये हिंदूवादी हो गए और आरएसएस में ये हिंदूवाद के प्रबल समर्थक हुए। आरएसएस होना और फिर क्योंकि आरएसएस में भी बहुत तरह के चीज़ें होती हैं, वहाँ मूर्तियों का पूजा भी होता है, लेकिन ये मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन आज समाज के सिद्धांत, ये आरएसएस के सिद्धांत को मानते थे। और वो उनके घर में गोलवरकर साहब से लेके गुरुजी और सारे सरसंघ चालकों का की तस्वीर लगी होती थी। तो आरएसएस का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो भारतीय जनसंघ था और ये भारतीय जनसंघ के सदस्य भी हो गए और भारतीय जनसंघ के सदस्य होने के कारण ये उसके संगठनात्मक कामों में भी ये रुचि लेते थे। और मुझे याद है कि जहाँ इनका जो घर था, जो घर का दरवाज़ा जिसको अब हम लोग ड्राइंग रूम के रूप में जानते हैं, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथ सभी संस्थापक सदस्यों का, जिसमें कि रघुवीर, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे लोगों की तस्वीर उस घर में लगी हुई थी। जिस समय की जनसंघ को दूर दूर तक लोग नहीं जानता था, वैसे समय में हम लोगों ने उस घर में उनकी
तस्वीर देखी थी। और वो आरएस ये भारतीय जनसंघ के जो मंडल अध्यक्ष, मतलब जिला के वो अध्यक्ष थे 1967 से लगातार वो के अध्यक्ष बने रहे, उसकी कार्यकारिणी में भी उसके सदस्य रहे थे। और जहाँ जहाँ ये मतलब भारतीय जनसंघ का जब सम्मेलन होता था तो उसमें इसके प्रतिनिधि के रूप में जाया करते थे। और उस समय जो अखबारों का बुलेटिन निकलता था पार्टी की तरफ से, उसमें भी इनकी तस्वीर के साथ इनकी रिपोर्टिंग छपती थी। और ये प्रांजल भाषा में, संस्कृत मिश्र भाषा में वो लिखते थे। इसके साथ साथ ये जैसे उस समय जो बिहार में भारतीय जनसंघ के संस्थापक में कैलाश पति मिश्र थे, तो कैलाशपति मिश्र से भी इनका बहुत गहरा संबंध था। और हमें याद है कि मीनापुर की धरती पर इन्होंने कैलाशपति मिश्र को बुलवाया था और अपने दरवाजे पर बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। और वो कैलाशपति मिश्र के भी भाषण हुए थे, इनके भी भाषण हुए थे। उसी तरह जो भारतीय जनसंघ के बहुत दिनों तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता भी रहे प्रोफेसर राम कृपाल सिंह, तो उनसे भी इनका गहरा संबंध था। राम कृपाल सिंह के साथ ये तो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, लेकिन भारतीय जनसंघ के होने के कारण संस्कृत में उनकी निष्ठा भी थी और ये दोनों की संस्कृत में वार्ताएं भी होती थी। और राम कृपाल सिंह इनके यहाँ आया करते थे। उन्हीं की पत्नी मृदुला, जो भारत की अखिल भारतीय महिला मोर्चा की वो अध्यक्ष भी थी, लेखिका भी थी। बाद में वो गोवा के राज्यपाल भी बनी, जिनका भी देहांत हुआ। उन लोगों से उनका बहुत गहरा संबंध था। तो इस तरह से बहुत सारा काम, जैसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, आरएसएस के बारे में, और आर्य समाज और अछूतोद्धार का आंदोलन था जिसके कारण ये प्रताड़ित हुए थे, ये सब इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जिनके कारण ये इनकी प्रसिद्धि पूरे जिला और प्रांत के स्तर पर हो गई थी कि हमारे गांव के लोग ऐसे हैं। और उन्होंने जो संकल्प लिया आरएसएस के प्रचारक के रूप में, आज शाही मीनापुर गांव में आरएसएस के द्वारा संचालित उनके मर जाने के बाद शिशु मंदिर, जो उनकी एक संस्था है, चलती है, जो बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा देती है। आरएसएस की जो दृष्टिकोण है उससे उनको बच्चों को तैयार करती है, जो आगे चल के वो राष्ट्रभक्त और हिंदू धर्म के समर्थक बने। वैसा स्कूल भी शाही मीनापुर में खुला और इनके पुत्र ने उस स्कूल के लिए अपनी जमीन सड़क के रूप में प्रदान की। यह एक उनके पुत्रों के द्वारा अपने पिता के इस काम के प्रति एक समर्पण है। तो जुगल किशोर सिद्धांत शास्त्री जी, चूंकि उनके लड़के वेद जी हम लोगों के साथ पढ़ते थे, तो हम लोग काफ़ी अंतरंग हो गए थे। हम जैसे मैं हमारे साथ अरुण जी, जिनका नाम अवतार जी है, राम अवतार जी, उन लोगों के साथ बैठ के हम लोग रघुवीरी हिंदी का काफ़ी अभ्यास करते थे, बोलते थे। और बहुत खुश मिजाज व्यक्ति थे वो, उनके साथ तरह तरह के बातें हुआ करती थी, लेकिन अपने सिद्धांत के प्रति उतने ही गहरे पक्के आदर्शवादी थे। और इसीलिए आर्य समाज का प्रभाव उनके ऊपर इतना था कि अपने लड़के का नाम, एक का नाम ओम प्रकाश, दूसरे का नाम उन्होंने वेद प्रकाश रखा था। और जो उनका जो पुश्तैनी टाइटल था शाही, उस शाही, चूँकि शाही शब्द से उनको मुसलमानी शासन काल का
भान होता था तो उस शब्द को भी हटा के उन्होंने शाही के बदले शर्मा कर दिया था। और बहुत उम्र में, 80 वर्ष से अधिक की उम्र में उनका देहांत हुआ। आज उनके दोनों पुत्र सरकारी सेवा से निवृत्त होकर अपना काम देख रहे हैं। क्योंकि समाज में छुआछूत को हटाना उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और आज़ादी की लड़ाई में उस समय लड़ने वालों में से ये थे और लेखक थे, ये सबसे महत्व लेखक और वक्ता थे। मैं उनको याद करके अपने को धन्य मानता हूँ।